हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो मैराथन क्लास है। इसमें हम यूनिट 5 to 10 के जो है एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास के बारे में मैं एक जानकारी दे देती हूँ। ये क्लास हमारी कल होनी थी और कल हुई भी थी, लेकिन हुआ क्या था, कल नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी। तो हमने 28 सवाल ही सॉल्व किए थे, 27 ही किए थे, 28 पर हम थे। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए थे। फिर हमें नेटवर्क की वजह से, क्योंकि बार बार क्लास रुक रही थी, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आ रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी, तो हमने क्लास को बंद कर दी थी। इसीलिए यहाँ पर पार्ट 2 लिखा है, क्योंकि आपको शुरू के 28 क्वेश्चन उस क्लास में मिलेंगे। यहाँ से हम 29 से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट जो है 100 क्वेश्चन की क्लास है, कल वाली और आज वाली मिलाकर। होना ये एक ही क्लास में था, नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाई थी कल क्लास। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास मैं आपको आज करवा रही हूँ, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। ये रहे सारे क्वेश्चन, आपको इस पीपीटी में भी यहाँ पर रखे हुए हैं। चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि 28 पर हम थे, आंसर हमने देख लिया था, लेकिन कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी, वो मैं आपको बताते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन था ये 28, जिस पर हम थे जब हमें क्लास बंद करनी पड़ी। 28 क्वेश्चन कह रहा है, स्कंदगुप्त नाटक के पात्र भट्टारक के संवाद है। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिख रहे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से भट्टारक के संवाद है, कौन से नहीं है। ए पॉइंट है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्क्षेपण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। बी पॉइंट है, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। सी पॉइंट है, शंका न करो श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। डी पॉइंट है, जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। ई पॉइंट है, पाप पंख में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नाग पाश में बांध लेता है। तो ये क्वेश्चन है, 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे, कोड बनाकर आपको जवाब देना है कि इन 5 में से कौन सी 3 पंक्तियां ऐसी है जो भट्टारक की है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूंगी अगर आपको ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है आज की, क्योंकि मुझे नहीं पता था नेटवर्क आज कैसा रहेगा, तो ये मैं रिकॉर्ड कर कर क्लास अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप पेपर से पहले एक बार इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लें। तो आपको ज्यादा टाइम चाहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा CDE। ठीक है, यानी बाद की तीनों पंक्तियां किसकी है, भट्टारक की है, और शुरू की 2 पंक्तियां किसकी है, धातु सेन की है, और दोनों पंक्तियां इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये वाली पंक्ति तो आपके पेपर में क्रम वाले क्वेश्चन में पूछी भी जा चुकी है, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न वाली पंक्ति। ठीक है, दोनों पंक्तियां किसकी है, धातु सेन की है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यद्यपि लोक की रीति यही, पेई अंत धर्म जय, जो नाही ये लोक तदपि छलियन अति जम भय। निम्न में से किस नाटक में यह पंक्ति है, आपको बतानी है। ऑप्शन 1 भारत दुर्दशा, ऑप्शन 2 अंधेर नगरी, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4 स्कंदगुप्त। आपको बताना है किसकी ये पंक्ति है। 4 यहाँ पर आपको नाटक के नाम दिख रहे हैं। ये पंक्ति है अंधेर नगरी नाटक की। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक जैसे ही हम ओपन करते हैं, समर्पण के नाम से हमें मिलता है, पूरा समर्पण मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें ये 2 पंक्तियां मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। एक तो प्रारंभ वाली, मान्य योग्य नहीं होत हो, कोरो पद पाए, मान्य योग्य नरते, जे केवल पढ़ित जाए। ठीक है, और एक ये वाली पंक्ति, यद्यपि लोक की रीति यही, पही अंत धर्म जय। ठीक है, देख लीजिएगा, अंधेर नगरी नाटक में प्रारंभ में ही हमें समर्पण मिलता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पर। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्ट माना जाता है, उनमें एक देवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। उपरोक्त पंक्ति किस उपन्यास की है, आपको बताना है। गोदान, बाणभट्ट की आत्मकथा, मानस का हंस, मैला आंचल। 4 उपन्यास के नाम यहाँ पर है, आपको बताना है ये पंक्ति किस उपन्यास की है। क्वेश्चन नंबर 30।
जी, ये पंक्ति जो है हमारी बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। परिवर्तन कविता में परिवर्तन का विशेषण है। परिवर्तन कविता सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, आपके पाठ्यक्रम की कविता है। आपको बताना है परिवर्तन का विशेषण क्या है। ऑप्शन 1 करुण, ऑप्शन 2 निष्ठुर, ऑप्शन 3 कठोर, ऑप्शन 4 अकरुण। आपको बताना है इन चारों में से क्या है। तो हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 निष्ठुर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। सूरदास के भ्रमर गीत की गोपियां स्वयं को क्या कहती है। ए बिरैनी, बी जुगती, सी अबला, डी मानिनी मनोहर। इन चारों में से क्या कहती है आपको बताना है, कोड बनाकर जवाब देना है। ऑप्शन 1 कह रहा है केवल ए और बी, ऑप्शन 2 केवल बी और डी, ऑप्शन 3 केवल ए और डी, ऑप्शन 4 केवल ए और सी। आपको जवाब देना है। जी, यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा 4 ए और सी बिरैनी अबला। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। इजी क्वेश्चन है 33। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। तो ये तो बिल्कुल आप जवाब दे ही दोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जवाब हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तीसरी कसम उप मारे गई गुलफाम कहानी के नायक हीरामन ने निम्न में से कौन सी कसम नहीं खाई थी। हमने जो है कहानी पढ़ी भी है, देखा भी है, आप लोगों ने भी कहानी पढ़ी है कि इसमें जो है 3 कसम खाई थी हीरामन ने। तो 3 के नाम लिखे हुए हैं, आपको एक उस कसम का नाम बताना है जो नहीं खाई थी। ऑप्शन 1 कह रहा है चोरी का माल अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा, ऑप्शन 2 कह रहा है बांस को अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा, 3 पॉइंट कह रहा है नोटंकी कंपनी में काम करने वाली को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा, 4 है किसी दोस्त को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। इन चारों में से कौन सी कसम नहीं खाई थी वो आपको बताना है, यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4, किसी दोस्त को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। बाकी तीनों जो है हीरामन ने कसम खाई थी, चोरी के माल को अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा, बांस को अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा और नौटंकी कंपनी में काम करने वाली को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दोपहर के उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पृश्य है किंतु फिर भी भोजल और परिकंपम्य और घना सा फैल रहा था। उपरोक्त पंक्ति से किस कहानी का प्रारंभ होता है आपको बताना है। राही, गैंग्रीन, अपना अपना भाग्य, कोशिका घटवार। 4 कहानी के नाम आपके सामने है, चारों कहानी आपके पाठ्यक्रम की है। आपको बताना है किस कहानी का प्रारंभ होता है इन पंक्तियों से। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, गैंग्रीन कहानी का प्रारंभ होता है इन पंक्तियों से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आपको बताना है ये कथा गायन है, अंधायुग नाटक का है। ठीक है, आपको बताना है इस कथा गायन से कौन से अंक का आरंभ होता है। उपरोक्त कथा गायन से अंधायुग नाटक के कौन से अंक का आरंभ होता है। दूसरे अंक का, तीसरे अंक का, चौथे अंक का, पांचवें अंक का। जब मैंने आपको अंधायुग नाटक पढ़ाया था तो आपको बताया था कथा गायन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कथा गायन है, बताइएगा किस अंक का आरंभ होता है इस कथा गायन से। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, दूसरे अंक का आरंभ होता है। देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा अंक पशु का उदय, कथा गायन के साथ ही हमारा जो है दूसरे अंक का प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। उपरोक्त पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ए बच्चन सिंह, बी अज्ञे, सी रामचंद्र शुक्ल, डी फणीश्वर नाथ रेणु। बतानी है आपको, ये मैं बता देती हूँ, ये आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगा हुआ है उसकी भूमिका से है। ठीक है, अब आपको ये बताना है किसकी पंक्ति है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जवाब हमारा हो जाएगा अज्ञे की पंक्ति है। शेखर एक जीवनी हमारा जो उपन्यास है उसकी भूमिका में आपको जहाँ पे भूमिका प्रारंभ होती है वहीं पर पहली लाइन यही मिलेगी
कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। और भूमिका खुद जो शेखर एक जीवनी के राइटर है, आज्ञा जी ने ही लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ये वाली पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। चलो आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य के संवाद। चाणक्य के संवाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। बी, परमार्थ में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। सी पॉइंट है, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। डी पॉइंट है, यदि प्रेमी जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ई पॉइंट है, दो बालू का पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत श्रेणी का रहना आवश्यक है। 5 पॉइंट है, आपको बताना है चाणक्य के इनमें से कौन कौन से संवाद है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जवाब दीजिएगा। जी, इसमें यहाँ पर जवाब हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन सेम है, ए बी, और यही हमारा जवाब भी है। ठीक है, गलती से सेम हो गए ऑप्शन, कोई नहीं। हम यहाँ पर पंक्ति देख लेते हैं कौन कौन सी चाणक्य की। आंसर क्या हो जाएगा, यदि आपने 1 दिया है तो भी सही है, 4 दिया है तो भी सही है। ठीक है, ए बी ई। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य की पंक्ति है। परमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, ये भी चाणक्य की पंक्ति है। और ई पॉइंट भी चाणक्य की पंक्ति है। दो बालू का पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत श्रेणी का रहना आवश्यक है। ठीक है, तीनों पंक्तियां जो है ये चाणक्य की है। ये दोनों पंक्तियां किसकी है, आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। यदि प्रेमी जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है किसकी पंक्ति है, भूमा का सुख वाली। ठीक है, कमेंट कर कर अभी मुझको बताइएगा, क्योंकि पता चले आप लोग भी क्लास कितनी सीरियस होकर देख रहे हो। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से आधे अधूरे नाटक की पात्र स्त्री सावित्री की पंक्ति है। 5 पंक्तियां यहाँ पर, बताना इनमें से कौन कौन सी पंक्ति सावित्री की है। ए, कहाँ छिपी है वह मनुष्य चीज जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। बी पॉइंट, एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं है इस चीज के लिए कि कैसे मैं। ये पंक्ति ना, ये याद रखिएगा, मशीन वाली पंक्ति ना याद रखिएगा। हो सकता है आप अंजू दीदी नाटक से कंफ्यूज हो जाओ अगर पेपर में पंक्ति आए। ठीक है, तो इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। सी पॉइंट है, मुझे पता है कि मैं कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। डी पॉइंट है, अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। ई, मैं वहां पहुंच गई हूँ जहाँ पहुंचने से डरती रही हम जिंदगी भर। अब आपको बताना है इन पांचों में से कौन कौन सी पंक्तियां सावित्री की है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2, बी डी ई। बी डी ई। बाकी दोनों पंक्तियां किसकी है, कहाँ छिपी है वह मनुष्य चीज जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ, बड़ी लड़की की पंक्ति है। और ये पुरुष वर्ण की पंक्ति है, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ। ठीक है, और बाकी तीनों हमने देख ली, सावित्री की पंक्ति है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। उपरोक्त पंक्ति किस उपन्यास के संबंध में है। ए, मैलाचल। बी, धरती धन्य अपना। सी, देवरानी जेठानी की कहानी। डी, मानस का हंस। ई, झूठा सच। आपको बताना है किस उपन्यास के संबंध में है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, झूठा सच। जैसे ही हम नाटक ओपन करते हैं तो हमें ये पंक्ति मिलती है, झूठा सच उपन्यास में कौन, यशपाल ये खुद कह रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। उपरोक्त पंक्ति परीक्षा गुरु उपन्यास के संबंध में किसकी है। बच्चन सिंह, आज्ञा, लाला श्रीनिवास दास, रामचंद्र शुक्ल,
फणीश्वर नाथ रेणु। आपको बताना है इन पांचों में से किसकी है, किसके संबंध में है, ये आपने देख लिया परीक्षा गुरु। हो सकता है पेपर में ये पूछ ले किस रचना के संबंध में है ये पंक्ति, तो परीक्षा गुरु उपन्यास। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। खुद लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु की भूमिका में कहते हैं कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। यहाँ पर भूमिका का पेज नहीं है, ये रामचंद्र तिवारी की बुक का पेज है, इसमें इनकी भूमिका का जिक्र हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक की है? नामवर सिंह, आज्ञा रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है किसकी ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42। जी, जब देखो बात तो यहाँ पर अशोक के फूल निबंध की हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ नामवर सिंह जी की ये पंक्तियां। नामवर सिंह जी का निबंध है, हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, संस्कृति और सौंदर्य। तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बहुत सारे निबंध का जिक्र हुआ है, अन्य निबंध का भी हुआ है, जैसे जयशंकर प्रसाद के रहस्यवाद निबंध का जिक्र है। तो वे सब जो ये निबंध है आपको कम से कम 3-4 बार पढ़ोगे तो आपके चीजें क्लियर होगी इस निबंध की। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि निबंध तो ये नामवर सिंह जी का है, यहाँ पर अशोक के फूल का जिक्र आ रहा है, जयशंकर प्रसाद के रहस्यवाद निबंध का जिक्र आ रहा है, ऐसे बहुत सारे निबंध का जिक्र है। ठीक है, मेनली जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के काफी निबंधों का जिक्र हुआ है इसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। संस्कृति और सौंदर्य के संबंध में सत्य कथन है। ए, यह निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। बी, यह निबंध मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनाकार पर आधारित है। सी पॉइंट है, निबंध में द्विवेदी जी के संस्कृति एवं सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया है। डी पॉइंट है, जो हम पीछे ही पंक्ति देख कर आए हैं, कह रहे हैं इस पंक्ति से निबंध का प्रारंभ होता है। ई पॉइंट है, दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1984 84 है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है क्या सही जवाब होगा। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के संबंध में पांचों पॉइंट है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ ए बी सी। देखो यहाँ पर लिख रहा है यह निबंध मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनाकार पर आधारित है। बिल्कुल, जो निबंध है, इसीलिए इस निबंध में हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की काफी रचनाओं का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, उनकी पंक्तियां वगैरह मिलती है। ठीक है, इसमें डी पॉइंट गलत है, इस पंक्ति से निबंध की शुरुआत नहीं होती है। और ई पॉइंट क्यों गलत है? दूसरी परंपरा की खोज का प्रकाशन वर्ष है 1982। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। पिता कहानी में परिवार किस नगर में रहता है? घनश्याम नगर, कृष्णा नगर, कोसी नगर, गांधी नगर। आपको बताना है किस नगर में रहता है पिता कहानी में जो परिवार है। जी, वन लाइनर क्वेश्चन है, जवाब हमारा हो जाएगा घनश्याम नगर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर यहाँ पर आपकी कहानी है, इधर कहानी संग्रह की कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में आपको बताना है। सिक्का बदल गया है, शिव की दावत, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, तीसरी कसम, उप मारे गए गुलफाम, पिता। ठीक है, ये कहानी है, इधर कहानी संग्रह के नाम है ठुमरी, सोजे वतन, पहला पार्ट, बादलों के घेरे में, भैंस के इधर उधर। जवाब दीजिएगा, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मिलान करना है। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4। सिक्का बदल गया बादलों के घेरे में, चीफ की दावत पहला पार्ट, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न सोजे वतन, तीसरी कसम, उप मारे गए गुलफाम ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है कहानी, पिता कहानी भैंस के इधर उधर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अपना अपना भाग्य कहानी की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चार पंक्तियां इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है, ए पॉइंट कह रहा है बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। बी पॉइंट है, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था।
और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। सी पॉइंट है, भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनीहाल भी थे। डी पॉइंट है, सब सन्नाटा था, टल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी। 4 पॉइंट है, आपको इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 46, जवाब दीजिए। जी, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ABCD। जिस क्रम में ये लगी है उसी क्रम में ये कहानी में भी आई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है इन चारों पंक्तियों का, अगर इनमें से कोई पंक्ति एग्जाम में आती है तो आपको पहचान लेना है, अपना अपना भाग्य कहानी की ये पंक्ति है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें ये इधर यहाँ पर पंक्तियां, इधर राइटर के नाम है। अब आप कहोगे यहाँ पर निराला प्रसाद दिनकर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके एक निबंध में ये सारी पंक्तियां आई है। अब उस निबंध का नाम आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, 47 में ये किस निबंध में सभी पंक्तियां आई है, मुझे कमेंट कर जवाब दीजिएगा। ए, सिन्नो की मांद में आया है आज सियार। बी, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। सी, बीती विभावरी जागरी। डी, जवानी संचय होती है बुढ़ापा दान देता है। ठीक है, 4 पंक्तियां, 4 राइटर है, मैच कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ये बताइएगा किस निबंध में ये सभी पंक्तियां आई है। जी, इसका जवाब हमारा हो जाएगा 4। सिन्नो की मांद में आया है आज सियार निराला की पंक्ति है। डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो भारतेंदु की पंक्ति है। बीती विभावरी जागरी प्रसाद की पंक्ति है। जवानी संचय होती है बुढ़ापा दान देता है दिनकर की पंक्ति है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है आपको बतानी है। संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 4 पॉइंट आपके सामने, 4 निबंध के नाम लिखे हुए, आपको बताना है किस निबंध की ये पंक्ति है। ध्यान से जवाब दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जी, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, अशोक के फूल देखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी देखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना की तरफ जाने के ज्यादा चांस है, लेकिन याद रखिएगा ये पंक्ति किसकी है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध की। हम पीछे देखकर भी आया, संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अंधा युग नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट कह रहा है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। पंक्ति विदुर की है। नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इस गीति नाट्य का आरंभ मंगलाचरण से होता है। बी पॉइंट है, इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। ई पॉइंट कह रहा है, वस्तुतः यह तनावों का नाटक नहीं है, संघर्ष का है। 5 पॉइंट है, जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जी, बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा BCD। ए और ई गलत क्यों है, क्योंकि नियति नहीं है पूर्व निर्धारित। ये किसकी पंक्ति है, वृद्ध याचक जो थे उनकी पंक्ति है। और यह तनावों का नाटक है, संघर्ष का नहीं। बच्चन सिंह की पंक्ति है। पीछे क्या था, यह तनावों का नाटक नहीं है बल्कि संघर्ष का है इसका उल्टा। उल्टा क्या है, यह तनावों का नाटक है, संघर्ष का नहीं। कोटेशन भी याद रखिएगा, ये बच्चन सिंह की कोटेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नवजागरण एवं गतिमयता का प्रेरक सिद्ध हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइएगा। वन लाइनर जवाब है। जी, बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा रामचंद्र तिवारी की ये पंक्ति है। ये भी हिंदी का गद्य साहित्य वाली बुक में मुझे पंक्ति मिली है, इंपोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर रखी है। आगे चले गए, क्वेश्चन नंबर 51। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध है। राम का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है।
राम के, भारत के, निराला के, विभीषण के। आपको बताना है इनमें से ये कथन जो है किसके जीवन की त्रासदी जो है दर्शा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा निराला के, खुद लेखक के। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। पद्मावत में नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। सॉरी, इसमें आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये नए शब्द हटा दीजिएगा। हे, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। बी, यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। सी पॉइंट है, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। डी, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। ई, पद्मावत में नागमती वियोग खंड 32वां खंड है। इन पांचों में आपको बताना है कि कौन कौन से सही है नागमती वियोग खंड के संबंध में। 3 पॉइंट यहाँ पर सही है, आपको बताना है कौन से वे 3 पॉइंट है। ठीक है, जो गलत है वो ये भी बता दीजिएगा गलत क्यों है। चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रही है, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52। जी, इसका जवाब हमारा हो जाएगा ए बी डी। ए बी डी बिल्कुल सही है, सी और ई गलत है। क्यों गलत है, देख लेते हैं यहाँ पर। यह वियोग जो है आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। पीछे क्या लिखा था, चैत्र मास, जो कि गलत है। और यहाँ पर लिखा है 32वां खंड, नहीं, ये 30वां खंड है। ये तो हम अभी क्लास में भी पढ़कर आए हैं, पिछली क्लास में, है ना। तो अगर ये यहाँ पर अब जब मैं सही आंसर लिखती हूँ तो जो ये हाईलाइट रहता है ये मैं सही कर कर लिखती हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही भी साथ में ही पता चल जाए कि जो गलत है उसका सही जवाब क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। प्यू वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है विधवा, पगली, ग्रामीण स्त्री, रुग्ण स्त्री। आपको बताना है इन चारों में से क्या अर्थ है बाउर शब्द का। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, पगली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन 1 है हमारा, राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। ऑप्शन 2 है, कुकुर मुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। तीसरा पॉइंट है, असाध्य वीणा कविता कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह में संकलित है। फोर्थ पॉइंट है, प्रथम लक्ष्मी कविता वीणा कविता संग्रह में संकलित है। 4 पॉइंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। 3 पॉइंट इसमें सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। जी, क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा जवाब हो जाएगा 3। असाध्य वीणा जो है आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित है। पीछे क्या लिखा था, कितनी नावों में कितनी बार, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर मैंने सही कर कर भी लिख दिया, बाकी तीनों पॉइंट हमारे बिल्कुल सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। हे संकट मोचू, बना दे हमें गोचू, अपना सिर नोचू, न उनका मुंह नोचू। हे संकट मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचू। हे संकट मोचू, और जड़ भरत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जिनका खरोचू। हे संकट मोचू। उपरोक्त पंक्ति से बकरी नाटक के कौन से दृश्य की है। आपको बताना उपरोक्त पंक्ति जो है बकरी नाटक के कौन से दृश्य की है। प्रथम अंक के पहले दृश्य की, द्वितीय अंक के दूसरे दृश्य की, प्रथम अंक के दूसरे दृश्य की, या द्वितीय अंक के तृतीय दृश्य की। आपको बताना है कौन से अंक की है और कौन से दृश्य की है बकरी नाटक में। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा पहले अंक का पहले दृश्य की पंक्ति है। ये यहाँ पर पंक्ति रखी हुई है, ये रही आपके नाटक का ही पेज है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। उपरोक्त पंक्ति किस आलोचक की है, आपको बताना है। नामवर सिंह, आज्ञा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है किसकी ये पंक्ति है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के। ये भी आपको संस्कृति और सौंदर्य निबंध वाले में मिल जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी न हो, परंतु इसमें जीनता और जर्जरता नहीं, यह जरा और वृद्धित्व का प्रतीक नहीं।
उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध की उपरोक्त पंक्ति में कौन से नक्षत्र के विषय में कहा गया है? जो ये पंक्ति है, ये कौन से नक्षत्र के विषय में कहा गया है आपको बताना है। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा उत्तर फाल्गुनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम निबंध पढ़ते हैं तो देखते हैं वहां पर की तीन जो है नक्षत्र का जिक्र है, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। तो उनमें से एक ही हमारा आंसर है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब हो जाएगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के विषय में कहा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सभी लोग अपनी लड़ाइयाँ अपने अलग अलग हथियारों से लड़ते हैं। लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ है शब्द। उपरोक्त पंक्ति किस निबंधकार की है? विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 58 का। जी, यहाँ पर जो है हमारा जवाब हो जाएगा वन, विवेकी राय। आपके पाठ्यक्रम में निबंध लगाया उठ जाग मुसाफिर, उसमें जो निबंध संग्रह उठ जाग मुसाफिर उसकी ये भूमिका है, और यहाँ से आपके पेपर में पिछली बार ये वाला क्वेश्चन पंक्ति पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, तो भूमिका हर किसी की जरूरी है, निबंध हो, नाटक हो, कहानी हो या फिर उपन्यास हो, जिसमें भी भूमिका दी गई है उसकी भूमिका में बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना आप से पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन। ठीक है, आपको ये बताना है जो ये पंक्ति है शेखर एक जीवनी उपन्यास के संबंध में किसकी है? बच्चन सिंह की, आज्ञा की, रामचंद्र शुक्ल की, फणीश्वर नाथ रेणु की। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा, ये पंक्ति भी जो है भूमिका से ही आज्ञा की पंक्ति है। भूमिका इसकी थोड़ी बड़ी है। ठीक है, ये रही भूमिका से ही ये वाला पेज रहा। भूमिका आपको कंप्लीट मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले। ठीक, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जुलूस, पढ़ती परी कथा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, मैला आंचल। 5 पॉइंट आपको बताना है, इन उपन्यास को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। जी, यहाँ पर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा EBACD। इनके प्रकाशन वर्ष भी देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के यहाँ पर सभी जो उपन्यास है उनके प्रकाशन वर्ष रखे गए। मैला आंचल आपके पाठ्यक्रम में लगाया 54, प्रति परिकथा 57, दीर्घ तपा 63, जुल्लू 65, कितने चौराहे 66, पलटू बाबू रोड 79, राम रतन राय 71। राम रतन राय पहले आएगा, पलटू बाबू रोड सबसे आखिरी में आएगा। राम रतन राय जो है अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये पॉइंट ना इसमें ये वाला याद रखिएगा, आज्ञा ने जो है रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। ठीक है, इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, पेपर में पूछा जाने वाला पॉइंट। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। मानस का हंस उपन्यास का लेखक किस वर्ष में आरंभ किया गया? लेखन कौन से वर्ष आरंभ हुआ था ये बताना है, प्रकाशन वर्ष नहीं बताना है। ठीक है, 1964, 1970, 1971, 1972। क्वेश्चन नंबर है 61। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1971, 1971 में लिखना प्रारंभ हुआ था। ये हमें कहाँ पर मिला? भूमिका में यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, देख लेते हैं। यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। ठीक है, सब जानकारी है कब आरंभ हुआ था, कब खत्म हुआ था। ठीक है, भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो मैं आपको काफी बार बता भी चुकी हूँ कि किस किस रचना का जो है उन्होंने सहयोग दिया है मानस का हंस लिखने में। ठीक है, काशी का इतिहास, अकबर, तुलसीदास, तुलसी काव्य, मीमांसा। ठीक, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 62।
देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस शहर का वर्णन नहीं है, आपको बताना है। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, काशी। क्वेश्चन नंबर 62। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा काशी शहर का जो है वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है मतलब उपन्यास में। ठीक है, बाकी तीनों का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। उपरोक्त पंक्ति किस कहानी की है? राही, इंस्पेक्टर चांद पर, एक टोकरी भर मिट्टी, राजा निर्बंसिया। क्वेश्चन नंबर 63, आप बताइएगा क्या जवाब होगा। जी बिल्कुल, हमारा जवाब हो जाएगा राजा निर्बंसिया जो कहानी है उसकी ये पंक्ति है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित कहानी है, आपको बताना है। ए आकाशदीप, बी पत्थर की पुकार, सी खंडर की लिपि, डी स्वर के खंडर में, ई ममता। आपको बताना है कौन कौन सी कहानी संकलित है आकाशदीप कहानी संग्रह में। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन वन क्या है? केवल ए बी ई। ऑप्शन टू केवल बी सी डी। ऑप्शन थ्री केवल ए डी ई। ऑप्शन फोर केवल ए बी डी। ठीक है, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा थ्री, ए डी ई। ए डी ई, आकाशदीप स्वर के खंडर में ममता। ठीक है, देख लेते हैं। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं। आकाशदीप स्वर के खंडर में, और तीसरी क्या पूछी थी मैंने पीछे? ममता। ममता ये रही। तीनों कहानी जो है आपके पाठ्यक्रम में जो है आकाशदीप जो कहानी संग्रह है उसकी है। ठीक है, आकाशदीप कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। और ये कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? जो आकाशदीप नाम से ही कहानी संग्रह है, उसमें कुल 19 कहानियां हैं, और 19 की 19 कहानियों के नाम आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में अनाथ विधवा की पोती कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष, 7, 8, 10। इजी क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी से ये क्वेश्चन है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। आगे चलेंगे। इस रचना में शिटोरी की उपलब्धता का चित्रण है। यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है किस रचना के बारे में जो है असाध्य वीणा कविता के विषय में यह कथन किसका है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब दीजिएगा कमेंट में कि ये जो पंक्ति है, इस रचना में शिटोरी की उपलब्धता का चित्रण है, असाध्य वीणा कविता के बारे में किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी। क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, जवाब हमारा हो जाएगा थ्री, बच्चन सिंह की ये पंक्ति है, आपको मिल जाएगी आधुनिक वाली बुक में, इनके मिल जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। प्रिय प्रवास के बन जाने से खड़ी बोली में एक महाकाव्य न होने की न्यूनता दूर हो गई। प्रिय प्रवास महाकाव्य के विषय में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हरिओद, बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी। आपको बताना है किसने ऐसा कहा है प्रिय प्रवास महाकाव्य के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो कहा जा रहा है कि प्रिय प्रवास के बन जाने से खड़ी बोली में एक महाकाव्य न होने की जो न्यूनता थी वो दूर हो गई। जी, यहाँ पर हमारा जवाब होगा हरिओद। खुद जो है राइटर के जो लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उन्होंने कहा है, कहाँ पर कहा है? प्रिय प्रवास की भूमिका में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा जो का तो। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा। इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है। उपरोक्त पंक्ति किस उपन्यास की है? मैला आंचल, धरती धन्य अपना, जिंदगी नामा, मानस का हंस, झूठा सच। जी जी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा जिंदगी नामा से पंक्ति है। जैसे ही नाटक हम ओपन करते हैं प्रारंभ में ही हमें ये पंक्तियां मिलती है। ठीक है, आगे चलेंगे। मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, किंतु कई कारणों से मुझको यह नाम बदलना पड़ा। उपरोक्त पंक्ति किस ग्रंथ के विषय में है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, भारत भारती। यानी आपको अगर ये भी पता है कि किस रचना का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था तो भी आप कर लोगे। ठीक है,
जी बिल्कुल, यहाँ पर जवाब हो जाएगा हमारा प्रिय प्रवास। और खुद लेखक ने ही ये बोला है, ये भी भूमिका में भी आपको मिल जाएगा, प्रिय प्रवास की भूमिका में लिखा हुआ है खुद लेखक ने। आगे अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70। इसमें लेखक ने पंजाब के साधनहीन, पराश्रित, अपढ़, भाग्यवादी और शताब्दियों से अनेक प्रकार के अभावों से जूझ रहे हरिजनों के उत्पीड़न की कथा लिखी है। उपरोक्त पंक्ति किस उपन्यास के संबंध में, किस उपन्यास की विषय वस्तु है, बेसिक आपको वो बताना है। ठीक है। मैला आंचल, धरती धन्य अपना, जिंदगी नामा, मानस का हंस, झूठा सच। और ये जो पेज है ना, ये जो आपको दिख रहा है रामचंद्र तिवारी की बुक का पेज है। ठीक है। जी यहाँ पर जो ये है धरती धन्य अपना उपन्यास। ठीक है। धरती धन्य अपना के बारे में पंजाब और हरिजन, दो शब्द बिल्कुल याद रखना, हरिजन या दलित। ठीक है। ये रहा रामचंद्र तिवारी की बुक है जो का, तो आपको ये पंक्ति यहाँ पर है, यहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया था। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। परीक्षा गुरु उपन्यास को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, गोपाल राय, गौरीदत्त, विजय शंकर मल। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। जी बिल्कुल, जवाब हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं किसने किसे प्रथम उपन्यास माना है। जरूरी इसलिए है क्योंकि दो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम के हैं। देवरानी जेठानी की कहानी को किसने प्रथम उपन्यास माना है? गोपाल राय ने। भाग्यवती को किसने प्रथम उपन्यास माना है? विजय शंकर मल ने। परीक्षा गुरु को किसने प्रथम उपन्यास माना है? श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। और यहीं पर आपको ये पंक्ति भी मिल जाएगी। ये पंक्ति वैसे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली बुक में भी मिल जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। शेक्सपियर हिज ऑडियंस किसकी पुस्तक है? अब आप कहोगे इस रचना का यूनिट 5 to 10 में क्या जिक्र है? जब हम निबंध पढ़ रहे थे तो एक निबंध में हमें ये रचना मिली थी। ठीक है। वो निबंध आप बताओगे कौन सा निबंध है। ठीक है। आप पता चले कि आप लोग कितना सीरियस होकर देख रहे हो क्लास को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में बताइएगा किस निबंध से ये क्वेश्चन था। ठीक है। किस निबंध में इस रचना का जिक्र किया गया है? 1 दोस्तोयेव्स्की, 2 लेनिन, 3 शेक्सपियर, 4 नीरेंद्र नाथ राय। आपको बताना है किसकी ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 72। बिल्कुल हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 नीरेंद्र नाथ राय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की मिष्टता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? संस्कृति और सौंदर्य, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, स्मृति लेखा। ठीक है। बताइएगा कौन से निबंध से ये पंक्ति है। जी बिल्कुल, ये जवाब हो जाएगा स्मृति लेखा। ये भी आपको संस्कृति और सौंदर्य निबंध में मिल जाएगा। वहां पर अलग अलग निबंध की अलग अलग कोटेशन दी हुई है और बताया भी गया है ये इस निबंध से है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ से है स्मृति लेखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अंधायुग नाटक के स्थापना शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट है, जिस युग का वर्णन इस कीर्ति में है उसके विषय में महापुराण में कहा गया है। बी पॉइंट है, सत्ता उनकी होगी जिनकी पूंजी होगी। सी पॉइंट है, जिनके नकली चेहरे होंगे उन्हें महत्व नहीं मिलेगा। डी पॉइंट है, राज सत्यालोलुप होगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। ई पॉइंट है, यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। 5 पॉइंट है, बताना है स्थापना वाले शीर्षक की पंक्तियां क्या सही है क्या गलत है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 बी डी ई। बी डी ई। जिस युग का वर्णन इस कीर्ति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। पीछे क्या लिखा था? महापुराण, जो कि गलत है। और जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। पीछे क्या था? नहीं। अगर नहीं को हटा दे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। ए और सी गलत है। ये रहा बुक का पेज है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। विष्णु पुराण में कहा गया है सत्ता होगी जिनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा, राजशक्तियां लोलुप होगी, जनता उनसे पीड़ित होकर, और
यह कथा उन्हीं की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ठीक, सारी पंक्तियां आपको दिख रही, स्थापना शीर्षक है अंधयुग के नाम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन से निबंध चिंतामणि भागवत निबंध संग्रह में संकलित है? ए काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, बी काव्य में रहस्यवाद, सी तुलसी का भक्ति मार्ग, डी काव्य में अभिव्यंजनावाद, ई मानस की धर्म भूमि। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से निबंध जो है चिंतामणि भाग वन में संकलित है। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3 A C E। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से निबंध संकलित है। चिंतामणि भागवत निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध संकलित है। नाम देखेंगे क्योंकि उनमें से एक निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और वैसे भी रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। ठीक है, ये 17 निबंध लगे हुए हैं चिंतामणि भाग वन में। आगे चले गए, क्वेश्चन नंबर है 76। अंजू दीदी नाटक में ओमी अपने पुत्र नीलम को क्या बनाना चाहती थी? डिप्टी कमिश्नर, क्रिकेट का कप्तान, कवि, आईएएस। आपको बताना है क्या बनाना चाहती थी ओमी अपने पुत्र नीलम को। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा आईएएस बनाना चाहती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा मत, बस ये देखिएगा कि हमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की 5 प्रमुख पंक्ति एक साथ मिल रही है। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की निम्न पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। 5 पंक्तियां, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है जिस क्रम में निबंध में आई है। ए पॉइंट है, महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। बी पॉइंट कह रहा है, राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। इंपोर्टेंट पंक्ति है ये वाली। सी पॉइंट है, इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप धमनी में कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की होरी कही रहा है घास के नीचे दबी हुई। डी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां, कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। ई पॉइंट है, उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे हो गए, फूल झड़ियां दगेगी, सैर सपाटे हो गए, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी, केवल चक्की का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। 5 पंक्तियां क्रम में आपको लगानी है, 4 ऑप्शन ये रहे, जवाब बताइएगा आप लोग। यहाँ पर हमारा जो जवाब है वो हो जाएगा 4, A B D C E। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। सौंदर्य को परिभाषित करते हुए किसने कहा है, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहां है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। नामवर सिंह, आज्ञा, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है सौंदर्य को परिभाषित करते हुए किसने कहा है। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंजू दीदी नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट है, नाटक की केंद्रीय पात्र अनीमा है। प्रथम अंक में समय गर्मियों के दिन का है। सी पॉइंट कह रहा है दूसरे अंक में समय सर्दियों के दिन का है। डी पॉइंट कह रहा है प्रथम अंक के प्रारंभ में शाम का समय है और घड़ी में 9 बजे है। ई पॉइंट कह रहा है नाटक का स्थान है दिल्ली में अंजलि दीदी के कमरे की बैठक और खाने का कमरा। 5 पॉइंट है, बताना इनमें से क्या सही है क्या गलत है। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल,
यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3, BCE। नाटक के केंद्रीय पात्र अनीमा नहीं अंजलि है, ठीक है। और प्रारंभ, जो प्रथम अंक का प्रारंभ है सुबह का समय था और घड़ी में 8 बजे है। देख लेते हैं, इस पेज पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर स्थान भी बताया गया है, ये याद रखिएगा। जो पहला अंक है उसका समय गर्मियों में एक दिन था, और दूसरा अंक जो है 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष का अंतर है दोनों अंकों में, 20, ठीक है। सर्दियों में एक दिन, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। मंगलाचरण है ये। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये रेत। उपरोक्त मंगलाचरण किस नाटक के आरंभ में आया है? स्कंदगुप्त, अंधायुग, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त। आपको बताना है किस नाटक के आरंभ में ये मंगलाचरण आया है। क्वेश्चन नंबर 80। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा अंधायुग नाटक में आया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। आज्ञा के कहानी संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, परंपरा, कोठी की बात, शरणार्थी। 5 इनके कहानी संग्रह, इनको पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 81। जी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा CDE AB। एक बार इनका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। आज्ञा जी के टोटल 7 कहानी संग्रह है, सातों के सातों का यहाँ पर प्रकाशन वर्ष लिखा हुआ है, हम देखते हुए चलेंगे। विपदगार 37, परंपरा 40, कोठी की बात 45, अमरवल्लरी भी 45, दोनों 45 है। कोठी की बात, अमरवल्लरी। फिर शरणार्थी 48, जयदोल 51, ये तेरे प्रतिरोध 61। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर ये जो क्वेश्चन है भारत दुर्दशा नाटक से है। कुछ पात्र है, आपको बताना है जब वे प्रवेश करते हैं तो उनकी क्या दशा थी, ठीक है। भारत दुर्देव, भारत निर्लजता, आलस्य, मदिरा। मैच कीजिएगा, इधर यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। ज्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चन पढ़ने में, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से पढ़कर जब जवाब दे दीजिएगा। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1। फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्धकीट, कौन था? भारत आया था ऐसे। क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, कौन? भारत दुर्देव। मोटा आदमी जवाई लेता हुआ धीरे धीरे आवेगा, ये तो पढ़कर ही पता चल रहा है, कौन है? आलस्य। सावली की सावली सी स्त्री, लाल कपड़ा सोने का गहना, ये कौन है? मदिरा। जांघिया, सिर खुला, ऊंची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि यंग खुले, ये किसकी? निर्लजता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। बकरी नाटक का कौन सा पात्र मंगलाचरण पर यकीन नहीं करता? नटी, नट, राम, चाचा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 83 का जवाब दीजिए। कौन सा पात्र है जो मंगलाचरण पर यकीन नहीं करता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा नट। नाटक का जैसे ही प्रारंभ होता है लिखा हुआ भी है, नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं, ठीक। नाटक का ये पेज है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। सजनवा बैरी हो गए, ये हमारो सजनवा। अरे चिट्ठिया होते सब कोई बाची, चिट्ठिया हो तो हाय करम्बा होए करम्बा। उपरोक्त गीत किस कहानी से है? चीफ की दावत, तीसरी कसम, उसने कहा था परिंदे। क्वेश्चन नंबर 84 बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तीसरी कसम वो मारे गए खुल्फा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। सादगी और सहजता विस्मय जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां है जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती है। जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों की पहचान भी भीष्म सानी में अप्रतिम है। यह विडंबना उनकी अनेक अच्छी कहानियों की जान है। उपरोक्त पंक्ति भीष्म सानी के कहानी के विषय में किस आलोचक की है? बच्चन सिंह, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 85। जी, ये जवाब हमारा हो जाएगा नामवर सिंह की ये पंक्ति है। किसके बारे में? भीष्म सानी जी की कहानी के विषय में ऐसा उन्होंने कहा है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86। भीष्म सानी के कहानी संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए शोभा यात्रा, बी भटकती राख, सी पहला पार्ट, डी डायन, ई पाली।
पाली एक तो भाषा होती है और यहाँ पर पाली कहानी का नाम है। किसकी कहानी है? भीष्म साहनी जी की। ठीक है। हम इनके कहानी संग्रह के प्रकाशन वर्ष क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इनकी एक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 CBAET। इनका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। यहाँ पर यह है भीष्म साहनी के 9 कहानी संग्रह। ठीक है, 9 के 9 का एक बार नाम देख लेते हैं, प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। भाग्य रेखा 53, पहला पार्ट 57, भटकती राह 1966, पटरिया 1973, वांगचू वेरी इंपोर्टेंट इनकी कहानी है 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। ठीक है, तो ये इनके 9 कहानी संग्रह और ये पंक्ति है जो मैंने आपसे पीछे पूछी थी किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह जी की। बुक ये कौन सी है? हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक है, इंपोर्टेंट बुक है, यहाँ से क्वेश्चन बनती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन से निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है? आपको बताना है। ए अस्वीकार का एहसास, बी भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म, सी जीवेद सरदया सतम, डी व्योमकेश शास्त्रियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ई दिमाग खाली है। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में कौन से निबंध संकलित है? आपको बताना है। जवाब हमारा हो जाएगा A B T। A B T एक बार देखेंगे कौन कौन से निबंध है। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में कुल 8 निबंध है, जिनमें से एक हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, बाकी 7 के नाम भी हमें पता होने चाहिए। पहला तो दूसरी परंपरा की खोज ही हो गया। दूसरा ब्राह्मण समाज में ज्यो अछूत, 3 अस्वीकार का साहस, 4 प्रेमा पुमर्थो महान, 5 भारतीय साहित्य की प्राण धारा और लोक धर्म, 6 हमें पता ही है संस्कृति और सौंदर्य, 7 तुम खलु कीर्ति, 8 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है। 3 दूसरी परंपरा की खोज तो याद ही रहेगा क्योंकि निबंध संग्रह का ये नाम है। संस्कृति और सौंदर्य हमारे पाठ्यक्रम में लगा है इसलिए याद रहेगा। ये तीसरा निबंध भी बिल्कुल याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। व्योमकेश शास्त्री हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के अनुसार मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था? मेरे लाल कौन है? मेहमान लड़की, लेखक राम लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 88। निबंध पढ़ा होगा तो ही आप जवाब दे पाओगे। बिल्कुल, इसका जवाब होगा खुद लेखक। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीय योजित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से या अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जनरब फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? संस्कृति और सौंदर्य, रहस्यवाद, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, फोर्ट स्मृति लेखा। बताइएगा किस निबंध से ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 89। जी बिल्कुल, ये हमारा जवाब हो जाएगा रहस्यवाद। ये भी आपको संस्कृति और सौंदर्य निबंध में मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कन कन में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूँ कुलहीन परवाहिनी भी हूँ। उपरोक्त पंक्ति किस कविता की आपको बताना है। ऑप्शन 1 मैं नीर भरी दुख की बदली, ऑप्शन 2 यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ऑप्शन 3 बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, फोर्थ विकल है फिर विकल है प्राण मेरे। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, कविता से पंक्ति है। आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। इजी क्वेश्चन है, पंक्ति मतलब हमारी जो है जानी पहचानी है। विजय वन वल्लरी पर सोती थी स्वाग भरी इसने सपने मगन। उपरोक्त पंक्ति किस कविता की है? जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सतपुरा के जंगल, ब्रह्म राक्षस। आपको बताना है किसकी ये पंक्ति है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा जूही की कली और पंक्ति में भी नाम आया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92। कविता क्या है? निबंध के अनुसार निम्न पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगानी है।
5 पंक्तियां, पांचों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाने वाली पंक्तियां है। या पहली पंक्तियां, कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। बी पॉइंट क्या है, मनुष्य अपने भावों विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों विचारों व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। सी पॉइंट है, काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूल तोड़ गोचर होगी। डी पॉइंट है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ई पॉइंट है, कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामतियों ने उसका गला दबाकर कई आप पात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है। यहाँ पर 5 पॉइंट है, 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन गलत भी कर रहे हो तो दबाव मत लीजिएगा, हार्ड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ठीक है, बस पंक्तियां याद रखिएगा, एग्जाम में आए तो आप पहचान लीजिएगा कविता क्या निबंध की है। जवाब हो जाएगा BCAET। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े है आग भींचे, घास चुप है काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो ढसो इनमें, ढस न पाती हवा जिनमें। उपरोक्त पंक्ति किस कविता की है? जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सतपुरा के जंगल, ब्रह्म राक्षस। जी यहाँ पर 93 का जवाब हमारा हो जाएगा सतपुरा के जंगल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही है। प्रभात होने पर ये काली काली बलाई दूर होगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से है? ऑप्शन 1, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन 2, मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन 3, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ऑप्शन 4, शिव शंभू के चिट्ठे। क्वेश्चन नंबर 94। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2, मजदूरी और प्रेम निबंध से ये पंक्ति है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 95। केवल 2 अंकों में और एक ही स्थान पर, यहाँ तक कि एक ही कमरे में जीवन नाटक को इस तरह संजो देना चमत्कार ही कहा जा सकता है। अस्कित जी के अन्य नाटकों को देखते हुए, उनके शिल्प की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अंजू दीदी नाट्य विधान और वस्तु निर्माण की एक सीमा रेखा अंकित करता है। 2 अंकों में 2 बड़े और 2 छोटे दृश्यों का अद्भुत शिल्प विस्मय में डाल देता है। अंजू दीदी नाटक के संबंध में यह कथन किसका है आपको बताना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, कमलेश्वर, बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी। क्वेश्चन नंबर 95। ये भी आपको अंजू दीदी नाटक के प्रारंभ में एक शीर्षक है, कमलेश्वर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अंजू दीदी एक मूल्यांकन के नाम से कमलेश्वर का आर्टिकल है नाटक के प्रारंभ में। ठीक है, वहीं से ये पूछा गया है, उसी का पेज मैंने रखा है। नाटक के बिल्कुल प्रारंभ होता है ना, तो पहले ये आर्टिकल मिलता है, भूमिका टाइप ही है, इसको पढ़ लोगे तो पूरा नाटक समझ में आ जाएगा नाटक में है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर हमने नाटक में पढ़ा था। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें रंगमंच की रचना और उसके संचालन के संबंध में भी सुगमता की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया गया है। नाटक का समय थोड़ा है, घटना स्थल भी एक ही है, केवल थोड़ा सा ही हेर फेर है। इसके पात्र भी 5 या 6 है, प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक का विकास अपने अपने ढंग का है, प्रत्येक की भावना और उसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूति पूर्वक किया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी नाटकों के विषय में यह कथन किसका है आपको बताना है। बच्चन सिंह, राम प्रसाद त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण लाल, ओम शिव पुरी। ये भी भूमिका में आपको मिल जाएगा। सिंदूर की ओली नाटक की भूमिका किसने लिखी है? राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखी है, उन्हीं की ये पंक्ति है। आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 97।
शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के अनुसार किसकी मूर्ति भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है? लॉर्ड मिंटो की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की, लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड कर्जन की। आपको बताना है किसकी पंक्ति जो है भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है, किसके अनुसार? शिव शंभू के चिट्ठी निबंध के अनुसार। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3, लॉर्ड रिपन की। आगे चलेंगे। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सी रचना का उल्लेख हुआ है? आपको बताना है। इनमें से किन किन रचनाओं का उल्लेख हुआ है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में? साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आलोक पर्व। आपको बताना है इनमें से किस किस रचना का उल्लेख हुआ है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ए बी सी। ठीक है, देख लेते हैं पूरी लिस्ट मैंने बनाई हुई है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न रचनाओं का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इतनी सारी रचनाओं का उल्लेख आप खुद देख रहे हैं। साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, प्राचीन भारत का कला विकास, मेघदूत एक पुरानी कहानी, विचार पर्वा, परंपरा और आधुनिकता, लालित्य मीमांसा, कालिदास की लालित्य योजना। और निबंध में हमें एक जगह उनके चारों उपन्यास का नाम भी लिखा हुआ मिलता है। वान भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में भारतेंदु जी ने वास्तविक धर्म किसको माना है? 1, समाज के चरण कमल का भजन, 2, धर्म नीति के चरण कमल का भजन, 3, राजनीति के चरण कमल का भजन, 4, परमेश्वर के चरण कमल का भजन। आपको बताना है क्या है जवाब हमारा। जी, बिल्कुल, आंसर हो जाएगा 4, परमेश्वर के चरण कमल का भजन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। किंतु युद्ध बदला वह आया, कीर्ति व्यवसायी लाभकारी कार्य में से धन। वह धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की जाई निरंतर चिलचिलाती थी। उपरोक्त पंक्ति किस कविता की है? असाध्य बीना, राम की शक्ति पूजा, सतपुरा के जंगल, ब्रह्म राक्षस। बिल्कुल, ये पंक्ति हमारी ऑप्शन 4 ब्रह्म राक्षस कविता की पंक्ति है। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्लास 2 दिन हुई, 2 दिन इसलिए हुए, शुरू के जो 28 क्वेश्चन थे वे हमने कल की क्लास में किए थे, नेटवर्क की वजह से क्लास बीच में बंद करनी पड़ी थी। तो आज मैंने क्लास यहीं से शुरू की है जहाँ हमने कल छोड़ी थी। तो कंप्लीट हमने 100 क्वेश्चन कर लिया, देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने तो चाहिए भैया एग्जाम में, और देखते हैं पेपर हमारा कैसा आता है। परेशान मत होइएगा, आपने काफी पढ़ लिया है, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, कल हमारा पेपर है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, तो पेपर को अच्छे से देकर आइएगा। बस एक चीज कर लीजिएगा, धैर्य के साथ पेपर दीजिएगा। क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत मत कर कर आइएगा। जो आप आकर बोलते हो कि जल्दबाजी में गलत हो गया, बस अगर आपने वहां पर अपने पे काबू पा लिया, 3-4 क्वेश्चन आपने वे सही कर लिए जो आपके आते हुए गलत होते हैं, तो यहीं से आपका जो है नेट जीआरएफ कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा, टाइम काफी रहता है, टाइम की कमी नहीं रहती है। तो क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी या लापरवाही मत कीजिएगा कि आधा क्वेश्चन पढ़ा और हमने जवाब दे दिया, ये तो हमें आता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़कर जवाब दे दिया। नहीं, क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कल मैंने एक क्लास ली थी यूनिट 5 to 10 पर, इसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका रिवीजन किया था, एमसीक्यू प्लस कंटेंट थे। ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई, उसके लिए धन्यवाद। और जो बच्चों ने नहीं देखी वो क्लास, तो आप जाकर ये क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, और अब तो यहाँ पर जो है हमारा नया बैच एग्जाम के बाद ही शुरू होगा। तो आज ही हमारी, अगर मैं दिसंबर वाले एग्जाम की बात करूँ तो आखिरी क्लास है, क्योंकि कल को आपका पेपर है 11 दिसंबर को। अब हम क्लास में मिलेंगे कल पेपर होने के बाद। ठीक है, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि पेपर कैसा आया, कैसे क्वेश्चन आए हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, क्लास से आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई, सब चीज मुझे जरूर बताइएगा पेपर देने के बाद। फिलहाल आपका फोकस पेपर पर होना चाहिए, अच्छे से पेपर देकर आइए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है पूरी रात जागना है, हमें ज्यादा रिवीजन करना है और पूरी रात जागकर सुबह को हम अपने सिर में दर्द या अपनी तबीयत खराब कर ले। ठीक है, तो आराम से सो जाइएगा, कल को आपका पेपर अच्छा होगा। कल हमारा पेपर 3 से 6 बजे की टाइमिंग में है हिंदी का। ठीक है, तो आप लोग आराम से धैर्य के साथ पेपर देकर आइएगा।
ठीक है, क्लास आपको आज की कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।